बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि स्क्रीन देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वो टॉपिक है हमारा एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति करते किसी पिंड की एनर्जी यानी ऊर्जा को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी हाँ, हम उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और टोटल एनर्जी निकालेंगे। साथ ही उसे हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी सीखेंगे और ये सब बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो बिना डिले किए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। लेकिन कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति के बारे में इसी चैनल पर हम लोगों ने पढ़ा है और वो रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। वो आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करते पिंड की ऊर्जा। तो इसे पढ़ने के लिए हमें सरल आवर्त गति क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये पता होना चाहिए। साथ ही वो वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ जो इसी चैनल पर हैं, जहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करता है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के लिए जो इक्वेशन हम लोगों ने लिया था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और जिन्होंने पहले से वो वीडियो देख रखा है, पढ़ा है उसे, उन्हें मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जिसमें y क्या है, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था से विस्थापन है किसका, उस पार्टिकल का जो कि सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। y है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, ठीक है। और a क्या है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम यानी इक्विलिब्रियम से साम्यावस्था से सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अधिकतम विस्थापन, ठीक है। इसी तरीके से आप ओमेगा और टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओमेगा जैसा कि आप इसे टाइम पीरियड के टर्म्स में भी इसे एक्सप्लेन करते हैं। आप कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, है ना। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, यानी टाइम पीरियड के टर्म्स में या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे ये टी क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टार्टिंग से, प्रारंभ से जब पार्टिकल y डिस्प्लेसमेंट पर है, y विस्थापन पर है, वहाँ तक कितना टाइम लगा है वो है टी, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए जो पहले वीडियोस डिटेल में दिए हैं उसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट से हम लोगों ने निकाली थी इसी पार्टिकल की जो कि सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग, है ना। और आप जानते हैं बहुत बिगिनिंग से आपने पढ़ा है, शुरुआत से ही आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं बोथ साइड टाइम के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दें, यानी टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, तो हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय मिलेगा, जो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। यानी इसी इक्वेशन से आप लिख सकते हैं dy बाई डी टी, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी आप करेंगे डी बाई डी टी और किसे a साइन ओमेगा टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी दे रहा है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति कर रहा है। और इसको डिफ्रेंशिएट करना आप जानते हैं या प्रीवियस वीडियोस में जा कर के आप उसे भी देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल में।
तो इसे अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म ए क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम यानी कि अधिकतम विस्थापन, और अधिकतम विस्थापन तो फिक्स आता है, कांस्टेंट रहता है। तो अधिकतम विस्थापन जबकि फिक्स रहता है तो कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएशन में आप बाहर ले लेते हैं। तो आइए इसे हम नेक्स्ट पेज लेकर के वहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और हमने क्या नोट किया, हमने लिखा v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और हमें क्या मिला, हमने कहा a को बाहर ले लीजिए, तो a बाहर लेने से क्या बचा, d बाय डी टी ऑफ क्या बचा था, इसके अंदर क्या आया था, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स में आप रूल पढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं, इसको आप कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ओमेगा टी बराबर हमने यहाँ पे एल माना है ना, हम मानते हैं यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एल ऑफ साइन एल, ठीक है। और इस डी एल को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एल का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉज एल, और फिर एल की जगह हम लिख देंगे ओमेगा टी जो कि आपने माना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, एल की जगह हमने ओमेगा टी लिखा। अब ये गिवन केस में दिए गए के जो हम सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ओमेगा कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशिएशन में से ओमेगा को बाहर निकाल लीजिए, तो हमें v बराबर क्या मिलेगा, ये ओमेगा एकदम बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो a ओमेगा, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा डी टी अपॉन डी टी जो कि हो जाएगा 1। तो a ओमेगा कॉज ओमेगा टी, ठीक है, ये हमें मिलेगा v की वैल्यू। और आप यूज करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस साइन ओमेगा टी से कॉज ओमेगा टी आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आप रिलेशन यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लीजिए, साइन थीटा की जगह साइन ओमेगा टी की वैल्यू रखिए, तो कॉज ओमेगा टी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चूंकि प्रीवियस वीडियो में किया है इसलिए मैं यहाँ बहुत डिटेल में अब नहीं जा रही हूँ। तो कॉज ओमेगा टी की वैल्यू निकाल के आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी v की वैल्यू, और v आपको यहाँ क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया, इस रिलेशन से साइन ओमेगा टी निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के y अपॉन ए लेते हुए कॉज ओमेगा टी निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और ये रिलेशन निकाल लीजिए। अब जब वेलोसिटी मिल गई, हमें पढ़ना क्या है, एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि के से हम लिख रहे हैं, ठीक है, उस कण की गतिज ऊर्जा जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है। तो पार्टिकल का मास यानी द्रव्यमान m हो और वेलोसिटी v हो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 mv²। और सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी हुई ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। a क्या है, एम्पलीट्यूड आयाम, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो यहाँ से v की जगह हम वैल्यू रख दें ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसका आप स्क्वायर करेंगे, है ना। आपको क्या करना है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस पूरे का हो गया स्क्वायर, यहाँ पे है वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली। अब हम आगे चलेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, जब हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा तो ये भी हम लोगों ने बात की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति को समझने का सबसे आसान एग्जाम्पल होता है सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक को आप दिमाग में रखिए और सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति को आप पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा तो निकाली है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की। अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, उसकी स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी आ रही है ना। और आप क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है, जैसे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लें तो ये यहाँ इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, साम्यावस्था। आप इसको इस इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ये मोशन करने लगता है ना। और इस पे वो सारे कंडीशंस लगते हैं जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने चाहिए, सरल आवर्त गति में होने चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आप सोचिए कि यहाँ अब पोटेंशियल एनर्जी हमें एक्सप्लेन करनी है। वो एनर्जी क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ तक डिस्प्लेस करके लाते हैं तो इक्विलिब्रियम से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करके लाने में जो हमने वर्क किया है, जो कार्य किया है, वो वर्क ही इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसके रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम पर, है ना, जिस टाइम पर है उस टाइम पे उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के सापेक्ष उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। और उतना डिस्प्लेस करने में साम्यावस्था से इस ऑब्जेक्ट को, जो कि सरलावर्त गति कर रहा है, इतना डिस्प्लेस करने में, विस्थापित करने में जो हमने वर्क किया, वही वर्क इस समय पर इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यानी हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करने में, विस्थापित करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। हमें निकालना क्या है? किया गया कार्य। और किया गया कार्य अगर हमें निकालना हो तो आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होगा? फोर्स पर डिपेंड करेगा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? एफ डी कॉस थीटा। ये आप बचपन से, छोटी क्लासेस से मतलब पढ़ते चले आ रहे हैं कि वर्क डन इज एफ डी कॉस थीटा। फोर्स एफ है, डी डिस्प्लेसमेंट है, थीटा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है, कोण है। ठीक है, तो यानी हमें अगर वर्क चाहिए तो हमें फोर्स भी चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है और दोनों के बीच, एफ और डी के बीच एंगल पता करना है। और फोर्स पता करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? मास ऑफ द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का मास, तो हम अभी काइनेटिक एनर्जी निकालने में अभी हमने एम लिया है, यहाँ भी एम लेंगे, इनटू एक्सीलरेशन एल्फा। अब एक्सीलरेशन यानी त्वरण को हम एल्फा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने एम्पलीट्यूड के लिए ए सिंबल यूज कर लिया है, तो हम यहाँ अल्फा यूज कर रहे हैं एक्सीलरेशन के लिए। और इससे हम निकालेंगे ये फोर्स एफ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब ऑब्जेक्ट कर रहा है, सरल आवर्त गति, तो ये फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। जी हाँ, हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में, प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ा है। यानी वो फोर्स जो सरल आवर्त गति करते, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते ऑब्जेक्ट को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है, जिसकी टेंडेंसी होती है, वो फोर्स जिसकी टेंडेंसी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्यावस्था में लेकर आए, वो होगा इसका रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल। निकालेंगे कैसे? एफ इज इक्वल टू एम ए से। तो एम तो हम पहले से मास एम यूज कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन यानी त्वरण अल्फा, है ना।
क्यों? क्योंकि हमें फोर्स चाहिए और फोर्स मिल जाएगा तो हम वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले अल्फा निकालें। अल्फा त्वरण आप बेसिक डेफिनेशन उसकी जानते हैं। अभी हम लोगों ने y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी को सॉल्व किया और निकाला था, जब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे, गतिज ऊर्जा, तो हम लोगों ने निकाला था v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉज ओमेगा टी। कैसे? इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट किया था dy बाय dt करके। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई थी। अब इसी इक्वेशन को, ये जो हमारी इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट किया था, यहां तक तो आपने नोट किया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी, और इसको सॉल्व करके हमने यहां तक कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद हमें वेलोसिटी मिल गई। तो जिस तरह से dy बाई डी टी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें वेलोसिटी देता है, अगर हम इस इक्वेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें यानी dv बाय dt, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, वेग परिवर्तन की दर, यानी ये बन जाएगा एक्सीलरेशन, त्वरण। और हमें यही तो चाहिए था, हम यही तो निकाल रहे थे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी a एक्सीलरेशन को हमने अल्फा लिया है, अल्फा इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट टर्म, यहाँ a भी कांस्टेंट लिया और ओमेगा भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर लिखिए, ए ओमेगा, बचेगा क्या, डी बाई डी टी ऑफ कॉज ओमेगा टी। तो जैसे पहले अभी सॉल्व किया था, फिर से हम ओमेगा टी को एल माने, है ना, जैसे साइन को हमने अभी डिफरेंशिएट किया था, इसी तरह से कॉस को भी डिफरेंशिएट करना है। ये है डी बाई डी टी, है ना, और यहाँ पे है ओमेगा टी। तो इसको डिफरेंशिएट करने का, अवकलन करने का प्रोसेस ही यही है कि हमें मानना पड़ेगा कुछ ओमेगा टी को, तो हमने एल मान लिया। अब इसको क्या लिखे हम, डी बाय डी एल ऑफ कॉज एल डी बाय डी टी ऑफ एल। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए, कॉज एल का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एल, है ना, तो आप कॉज एल की जगह लिख दीजिए माइनस साइन एल, माइनस ए ओमेगा साइन एल, और एल क्या है, ओमेगा टी, सीधे वैल्यू रख देते हैं अगले स्टेप में जाने के बजाय, और यहाँ आ जाएगा डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। फिर से इसको जैसे पहले सॉल्व किया था, ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी बन जाएगा 1। ठीक है, तो ओमेगा बाहर आएगा तो एक ओमेगा तो पहले से है, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और हम लोगों ने क्या लिया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ये ए साइन ओमेगा टी मिलकर के बन जाएंगे y, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर y, और ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में निकाला है। ठीक, तो अब इससे अगर हम फोर्स निकालते हैं, जो रेस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल, तो वो क्या आता है, F इज इक्वल टू एम अल्फा, यानी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पर जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक, और ये फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर। यानी अगर हम जो सिंपल एग्जांपल ले रहे थे, इसी का केस देखें, तो इक्विलिब्रियम से कितना डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है पार्टिकल को, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स। y जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यानी हम सीधे से ये नहीं कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, और जब वेरिएबल फोर्स होता है वो फोर्स जो कि लगातार विस्थापन के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो हम एक बार में वर्क डन ना निकाल के हम स्मॉल पार्ट में, यानी हम कैलकुलस मेथड पे जाएंगे और स्मॉल पार्ट में निकालेंगे। यानी हम ये मानते हैं कि इस किसी पोजीशन पर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y है, वहाँ पे फोर्स लग रहा है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर y, और इससे आगे हम वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और कराते हैं dy, है ना, और ये dy इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि y से y प्लस dy, यहाँ तक, यहाँ y है, इसको एक बार फिर हम क्लियर करके थोड़ा सा बना लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि y पोजीशन पर पार्टिकल है और y से हम उसको लेकर के जा रहे हैं। पार्टिकल हमारा कहाँ है, ये इक्विलिब्रियम, इससे ये y पोजीशन पर है,
y से हमने वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy दिया, तो अगर ये y है, ये है dy है ना, तो ये टोटल कितना हो गया y प्लस डी वाई, यानी हम y पोजीशन से y प्लस डी वाई पोजीशन तक लेकर के जा रहे हैं। और ये डी वाई इतना छोटा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल के फोर्स में जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट के कारण, उस परिवर्तन को हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, नगण्य कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो फोर्स यहाँ था लगभग वही फोर्स यहाँ है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर y पोजीशन से y प्लस डी वाई पोजीशन तक ले जाने में वर्क डन निकालेंगे dw, ठीक है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे dw, ठीक है। और फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे अभी एफ डी कॉस थीटा, हम बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। पहले हम यहाँ लिख देते हैं dw इज इक्वल टू एफ डी वाई, है ना। एफ फोर्स है y पोजीशन पर और y से y प्लस डी वाई तक जाने में डिस्प्लेसमेंट दिया हमने dy, है ना। और f हमारा क्या था, f था हमारा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है, ये था। साथ ही हम यहाँ क्या लेते हैं, एफ डॉट डी लेते हैं या एफ डी कॉज थीटा। अब आप देखिए कि हमारा ये पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हमने यहाँ सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया, ये इस पोजीशन पर था, यहाँ पे फोर्स F लग रहा था, y डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से dy और डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई इक्विलिब्रियम से बाहर की तरफ। लेकिन ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम की ओर लाने का प्रयास करता है। तो y और f एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, y इधर बढ़ रहा है और f की डायरेक्शन है ये, है ना, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो f और dy के बीच एंगल होगा 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एफ डी वाई और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि W इज इक्वल टू था एफ डी कॉस थीटा और थीटा यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब F क्या हो गया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, उसके बाद ये हमने डिस्प्लेसमेंट दिया डी वाई और कॉस 180 डिग्री, है ना, कॉस 180 डिग्री होता -1, तो एक -1 यहाँ आ जाएगा। अब ये -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमें dw क्या मिला, एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। ये वो वर्क डन हो गया जो हमने पार्टिकल को मूव कराया। कहाँ से कहाँ तक हमने मूव कराया, y से y प्लस डी वाई पोजिशन तक हमने मूव कराया। लेकिन हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम से लास्ट पोजीशन तक ले जाने में कितना वर्क होगा, वो टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क डन यहाँ पे जो होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। यानी जीरो पोजीशन से y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू वाई तक ले जाने में जो वर्क डन है वो टोटल वर्क डन y पोजीशन पर इस सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो dw हमारा आया m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से, जीरो से, y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू वाई तक। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा टोटल वर्क डन w, ठीक है। w इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट टर्म यानी m ओमेगा स्क्वायर आप बाहर ले लीजिए और y डी वाई, है ना, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो y डी वाई को इंटीग्रेट करना यानी समाकलन करना, सिंपल आप फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स में पढ़े हैं वो लगाइए, तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और लिमिट लगानी है 0 से y तक, ठीक है। अब इस लिमिट को आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, आप ये भी इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। यानी पहले आपको क्या करना है, यहाँ इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y है वो y की जगह y रखेंगे, माइनस इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 0 रखेंगे। तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब y की जगह 0 रखें तो 0 स्क्वायर बाई 2 और 0 ये क्या हो जाएगा अगेन 0,
यानी हमें क्या टर्म मिला यहाँ पर, हमें मिला टोटल वर्क डन दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होगी, इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया। अब जब हम काइनेटिक भी निकाल चुके हैं और पोटेंशियल भी निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी मिली, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी मिली 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। सिंपल देखने से ही लग रहा है कि इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस टर्म में हमें मिलेगा, है ना। सीधे सीधे आप ओपन करके भी हम लिख देते हैं, हम सीधे ओपन करके लिख रहे हैं ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये प्लस वाला टर्म ये माइनस से कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या आई, 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी में देखिए 1/2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट, यानी जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होगी, विस्थापन के साथ चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट आएगी, स्थिर आएगी। ठीक है, जबकि जब हम लोग यहाँ देखें काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ आप देखिए जब y 0 होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये टर्म 0 कर दीजिए तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, और y अगर मैक्सिमम हो जाए, y मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम का मतलब क्या, आयाम यानी एम्पलीट्यूड, तो y की जगह a अगर हम लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। यानी कि काइनेटिक आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर 0 और 0 डिस्प्लेसमेंट यानी इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको उस ग्राफ का शेप कैसा मिलेगा ये अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जहां पर आप y = 0 लेते हैं, ठीक है, y का मान 0 है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करें, एक डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन ले लेते हैं, इसमें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ले लें, मीन पोजीशन हो गई, इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए और इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, और ये एनर्जी है ना, कि एनर्जी कैसे चेंज होगी, ये हमारी एनर्जी हो जाए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें, जब आप y को 0 कहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे, और जब y को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी a पर लाते हैं, चाहे प्लस में और चाहे माइनस a में, ठीक है, एम्पलीट्यूड दोनों साइड होता है। एम्पलीट्यूड आप इस तरीके से वेव दिखाते हैं तो एम्पलीट्यूड तो आयाम तो दोनों तरफ होता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, और किसी भी साइड आप करेंगे तो आप फॉर्मूले पर रख करके देखिए। अभी जो फॉर्मूला आपने निकाला है तो उस फॉर्मूले में क्या आ रहा है कि 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y = चाहे प्लस a हो चाहे माइनस a हो, तो अगर ये हम टर्म रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 आती है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी, और जब y को हम 0 कर देते हैं मीन पोजीशन तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम, ये 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आएगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी जहाँ पे आयाम है दोनों तरफ, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, क्योंकि वेव आपकी कुछ इस तरीके से चलती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इसका आयाम होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या लिया, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y का स्क्वायर है तो प्लस में
चाहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो या माइनस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, उसका स्क्वायर हो जाना है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हमारा काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन 0 आ रहा है और 0 डिस्प्लेसमेंट यानी y इज इक्वल टू 0 रखने पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के रेस्पेक्ट में जब हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें मिलता है, ठीक है, यानी पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 तो डिस्प्लेसमेंट की पावर 2 है ना। और जब इस तरीके का रिलेशन होता है तो आप लोगों ने पढ़ा है होगा मैथमेटिक्स में कि ऐसे केस में पैराबोलिक शेप में ग्राफ बनता है, इसलिए यहां पर ग्राफ का जो शेप है वो पैराबोला आएगा, ठीक है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का केस लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, यानी जब y 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और जब y मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड के बराबर है ना, प्लस या माइनस कुछ भी, चाहे प्लस है चाहे माइनस है दोनों तरफ, जब y मैक्सिमम तो u यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जो कि जस्ट इसका अपोजिट है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 पे आ गया और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे आ गया। लेकिन यहां भी शेप पैराबोलिक था और यहां पे भी पैराबोलिक आएगा, है ना। क्यों परवलयाकार क्यों आएगा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की पावर 1 और डिस्प्लेसमेंट की पावर यहां पर भी 2 आ रही है, स्क्वायर है उसका, ठीक है। तो यहां पे भी ग्राफ का शेप पैराबोलिक होगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ हमने बनाया था उसका जस्ट अपोजिट आएगा। यहां पहले एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 यानी मिनिमम पे था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, उसके जस्ट अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस शेप में बन जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट ये मैक्सिमम आया है ना। तो अब यहां देखिए कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी 0 हो गया। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए कि ये इक्विलिब्रियम है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव किसी डायरेक्शन में भी हम देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए हम ये पॉइंट सेलेक्ट करें, है ना, इस पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से बतानी है। तो एक लाइन ऊपर की तरफ जिधर एनर्जी वाली ये वाला कोऑर्डिनेट आपने एक्सिस लिया है उधर एक लाइन खींचिए, और जहां पर ये लाइन जो वर्टिकल लाइन जा रही है इस डिस्प्लेसमेंट पर परपेंडिकुलर लाइन जो जा रही है वो पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ को जहां पे टच करती है वो इतने डिस्प्लेसमेंट पर होगा पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ को जहां पे टच करती है वो इस डिस्प्लेसमेंट पर होगा काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिए तो इतने डिस्प्लेसमेंट पर टोटल एनर्जी हो जाएगी ये, है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी और डिस्प्लेसमेंट पे आपको देखना, मान लीजिए हमने आपसे इस डिस्प्लेसमेंट पर पूछा, तो इस विस्थापन पर ये एनर्जी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। जहां पर इसने पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को टच किया वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को टच किया वो काइनेटिक एनर्जी होगी इतने डिस्प्लेसमेंट पर, और दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगी टोटल एनर्जी। तो जहां पर ये टोटल एनर्जी के ग्राफ को टच कर रहा है इसको और इसको जोड़ने से यही वैल्यू आनी है। और आप क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बदलने के साथ, विस्थापन बदलने के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बदलता है और काइनेटिक एनर्जी भी बदलता है, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हर पॉइंट पर एक ही आ रहा है, यानी टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती, और यही हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो आपने नोट्स तो हमारे साथ बना ही लिए होंगे। यहाँ देख लीजिए कि अभी हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला था किस पार्टिकल की, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, गतिज ऊर्जा उसकी हमने निकाली। वो कैसे निकाला था, ये वेलोसिटी आपने नोट किया है, हम लोगों ने निकाला था। कहाँ से निकाला था, y इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी से स्टार्ट किया था और इसको डिफ्रेंशिएट करके डी बाई डी टी बोथ साइड हमने किया और इसको सॉल्व करके हमने वेलोसिटी निकाली v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख देंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करते हुए पार्टिकल का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हमें ये मिल जाती है। ठीक है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड है, वाई डिस्प्लेसमेंट, ए आयाम, वाई विस्थापन। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना था तो जी हाँ, हम लोगों ने वर्क डन निकालते हुए उसे सॉल्व किया था। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था और F की वैल्यू हम लोगों ने निकाल करके रखी थी, उसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने से ये हमें मिल गया सोल्यूशन। अभी आपने मेरे साथ किया, ये आ गई हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये टर्म डिस्प्लेसमेंट y पर डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कांस्टेंट आता है, इसीलिए हम लोगों ने ग्राफ में टोटल एनर्जी को सीधी रेखा से दिखाया था, जबकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक परवलयाकार आए थे। तो अगर हम ग्राफ पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ग्राफ हमें क्या मिलता है वो देख लीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोगों ने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था जिसे आपने डिटेल में समझ लिया है। ये ग्राफ आपको क्लियर हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए, ये मेन पोजीशन है इसकी। ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है आयाम और ये नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है आयाम। ये एनर्जी एक्सिस है ना, जिस पे हम एनर्जी ले रहे हैं। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी जो ड्रॉ किया था, गतिज ऊर्जा, वो इस तरीके से आया पैराबोला, और पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से पैराबोला आया। और किसी भी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी मिल रही थी हमें। और हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, यानी वो एक सीधी रेखा ऐसी मिलती है हमें। तो ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों को शो करता हुआ, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तीनों को शो कर रहा है उस पार्टिकल के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति कर रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।